आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है परमाणु संरचना। तो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु संरचना, उन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और ये भारतीय भवन बुक का सॉल्यूशन किया जा रहा है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उससे संबंधित और भी जितने भी बात हो सकती है उन सबके भी चर्चा किया जाएगा। और यह है क्लास 9th के, लेकिन जो स्टूडेंट क्लास 10th के हैं या आगे जो भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए यह महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। देखिए, ये जो कैथोड किरण है इसको विसर्ग नली के सहायता से प्राप्त किया गया था। जैसे आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं। हुआ क्या कि वैज्ञानिकों ने एक विसर्ग नली लिया। विसर्ग नली का मतलब होता है वैसा नली, वैसा ट्यूब जिसमें कोई भी प्रकार के चार्ज नहीं हो, यानी इसमें किसी प्रकार के चार्ज नहीं है, वह विसर्ग नली हो गया। ये डिस्चार्ज नली बोलते हैं, विसर्ग नली को डिस्चार्ज भी नली बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि इस नली में से जितने भी हवा है उस सभी को निकाल दिया गया। एक वैक्यूम पंप होता है, उसके द्वारा क्या हुआ, इस नली से जितने भी वायु है उस सभी वायु को बाहर कर दिया गया। फिर इसको एक तार से जोड़ दिया गया और तार से जोड़ करके इस तार में बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिया गया। बहुत ज़्यादा वोल्टेज का मतलब 10,000 वोल्ट इस तार में प्रवाहित किया गया। और जैसे यहाँ से इस जगह से इस जो नली है इस नली से वायु निकाला गया, तो वायु निकालने पर वायु के दाब बहुत ही कम हो गया। तो वायु के दाब 10⁻³ mm ऑफ Hg रखा गया। mmHg यह वायु के क्या था, प्रेशर था, दाब था 10⁻³ और इसमें 10,000 वोल्ट की धारा दिया गया। जैसे ही 10,000 वोल्ट की धारा दिया गया कम दाब में, वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव तार जुड़ा गया, यहाँ पर पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही ज़्यादा वोल्ट दिया गया, ज़्यादा वोल्ट देने की वजह से देखा गया कि यहाँ से कुछ किरण प्रवाहित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक धातु के प्लेट लगाया गया था। तो जैसे ही धातु के प्लेट पर वह विद्युत धारा दिया गया, यहाँ से कुछ किरणें प्लस की तरफ चलती दिखाई दी। यहाँ से बहुत सारे किरण आगे की तरफ प्लस की तरफ चलती दिखाई दी। तो इसी किरण को कहा गया कैथोड किरण। अब सिंपल से समझ सकते हैं कि कैथोड किरण उस किरण को कहा गया जो कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ गई। कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ गई। तो याद रखेंगे, कैथोड किरण वह किरण है जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ गई। एनोड की तरफ क्यों गई? क्योंकि जो एनोड होता है उस एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है, यह है पॉजिटिव चार्ज। और जो कैथोड है उस कैथोड में निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो यही जो नेगेटिव किरण है वो पॉजिटिव की तरफ चली गई, यानी पॉजिटिव की तरफ जाने का अर्थ है कि वह जो किरण होगा वह निगेटिव होगा, उसमें जो आवेश होगा वह निगेटिव आवेश होगा और इसका नाम दिया गया कैथोड किरण। अगला है, कैथोड किरणों में विद्यमान होता है। तो कैथोड किरण में द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है। तो ऑप्शन यस में दिया आवेश और द्रव्यमान, दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर दिया ऑप्शन घ में आवेश और द्रव्यमान दोनों ही। तो आवेश और द्रव्यमान दोनों होता है कैथोड किरण में। आवेश और द्रव्यमान दोनों कैसे होता है? देखिए, ये निगेटिव था इसलिए पॉजिटिव की तरफ गया। तो पॉजिटिव पर जाने का सेंस ही है, पॉजिटिव तक इसलिए गया क्योंकि वह निगेटिव रहा होगा। अगर यह पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव की तरफ आकर्षित ना होता,
क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। लेकिन अलग अलग आवेश यानी विपरीत जो आवेश है, यानी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो दो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित करता है। तो इससे साबित हो गया कि ये जो कैथोड किरण है, ये कैथोड किरण नेगेटिव आवेश रखती है। और द्रव्यमान के पता ऐसे लगाया गया, द्रव्यमान के पता लगाने के लिए क्या हुआ, जैसे ये डिस्चार्ज नली हो गया, डिस्चार्ज नली यानी कि विसर्ग नली। यहाँ पर धातु के प्लेट था, यहाँ पे धातु के प्लेट, इस दोनों को जोड़ दिया गया 10,000 वोल्टेज के साथ। 10,000 वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, आप देखते होंगे 11,000 वोल्टेज ये सब होता है, जो बहुत ज़्यादा ही होता है। आपके घर में जो करंट जाता है वो मुश्किल से मुश्किल 50 वोल्ट 220 वोल्ट के बराबर होता है, और 10,000 वोल्ट बहुत ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही 10,000 वोल्ट दिया गया, यहाँ पर निम्न दाब था, यहाँ से जो किरण निकली, इस किरण के निकलने के रास्ता में वैज्ञानिकों ने क्या किया, यहाँ पर एक घिरनी लगा दिया, एक तरीका यहाँ पर घिरनी लगा दिया। अब जैसे ही क्या हुआ कि यहाँ से किरण निकली, इस घिरनी को क्या हुआ, घुमा दिया। तो घिरने घूमने का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं ये जो किरण है उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहा होगा, क्योंकि द्रव्यमान है तब जा कर के क्या हुआ, इस घिरनी को घुमा दिया। जो घिरनी का पंखा है उसको क्या किया, घुमा दिया है। तो घिरनी के पंखा को धक्का दिया गया, इसलिए वैज्ञानिक ने साबित किया कि जो कैथोड किरण है उसमें आवेश के साथ साथ द्रव्यमान भी है। इसका आंसर होगा घ, आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में नहीं होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, जबकि न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा कक्षों के ऊर्जा स्तर। तो कक्षों के ऊर्जा स्तर क्या होता है, देखिए यह है परमाणु, और इस परमाणु के बाहर के तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती कक्षा में। तो परमाणु के बाहर की तरफ जो ये देख रहे रास्ता, वही क्या कहलाता है, परमाणु की कक्षा कहलाता है। जैसे ये परमाणु है तो इसके आगे जो भी इस तरफ से आकृति देख रहे हैं वह हो गया परमाणु की कक्षा, और इसी कक्षा में जैसे ये जो कक्षा देख रहे हैं, इसी कक्षा से होकर के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है परमाणु के। तो ये जो कक्षा है, ये कक्षा की संख्या ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षा से दूर जाता है, यानी कक्षा जो कक्षा में वो आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने पर उसके ऊर्जा में वृद्धि होती है। लेकिन जैसे जैसे यह कक्षा से नज़दीक कक्षा में आएगी, दूर वाले कक्षा से नज़दीक वाले कक्षा में आएगी, वैसे ही उसका जो ऊर्जा स्तर है, उसके ऊर्जा है वो कम होगी। तो यहाँ पर दे रहा क्या कि कक्षों के ऊर्जा स्तर, ऑप्शन ए में है कि नाभिक से दूर जाने पे बढ़ता है, ये सही है। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएगा वो बढ़ेगा, नाभिक से दूर जाने में बढ़ता है, ठीक है। बाकी नाभिक से दूर जाने पर समान नहीं रहता है, नाभिक से दूर जाने पर क्या बढ़ेगा। और दिया गया में कि नाभिक से दूर जाने बिखरता नहीं, नाभिक से दूर जैसे जाएगा, ये नाभिक हो गया, ये जो परमाणु के बीच में हो गया नाभिक। तो नाभिक से जैसे जैसे दूर जाएगा, दूर जाने पर ऊर्जा बढ़ेगा, और दूर से नज़दीक की तरफ आएगा तो ऊर्जा स्तर में क्या होगा, कमी होगा। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के लिए एक सूत्र होता है 2n²। इसी 2n² के द्वारा किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात किया जाता है। जैसे अभी हम बताया है, ये हो गया परमाणु, इस परमाणु के आगे हो गया पहली कक्षा, फिर यह हो गया दूसरी कक्षा। फिर से देखेंगे, यहाँ देखिए, ये हो गया परमाणु के परमाणु हो गया, ये परमाणु हो गया। इस परमाणु के इधर देखिएगा तो पहली कक्षा हो गया, ये वाला जो होगा दूसरी कक्षा हो गया, ये वाला हो गया ये तीसरी कक्षा हो गया। अब इस परमाणु के बीच में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और देख रहे हैं कि बहुत कक्षा है। देखिए यहाँ भी कक्षा है, यहाँ भी कक्षा, यहाँ भी कक्षा है। अब इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को पता लगाया जाता है 2n² के द्वारा। मतलब 2n² के द्वारा
इलेक्ट्रॉन के जो बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात किया जाता है, अधिकतम संख्या ज्ञात किया जाता है। जैसे अभी के मान के चलिए कि यहाँ पर 2 है और n की संख्या हम पहला कक्षा रखें, तो n की संख्या पहला रखे फिर स्क्वायर किए, तो 2 और 1 के स्क्वायर 1 बराबर हो गया 2। तो परमाणु के पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होगा। उसी तरीक़ा से हम 2n स्क्वायर कर रहे हैं और n के जगह पर हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, जितना में जितना रख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम 1 रखे हैं तो 2 निकला है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम 2 रख रहे हैं तो 2 और n के मान जब 2 रखते हैं तो 2 के स्क्वायर, तब अगर 2 और 2 के स्क्वायर 4 और 4 दूना 8। तो इलेक्ट्रॉन के आप देख रहे हैं कि परमाणु के दूसरी कक्षा जो होता है उस दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 8। इसी तरीके से आप 3 रख भी देख सकते हैं, 4 रख कर भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2n स्क्वायर है तो यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे तो 2 और n के जगह पर 3, 3 के स्क्वायर, तो 3 3 9 होगा, इधर 2 होगा, 9 दूना 18। तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगा, 18 होगा। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं 2n स्क्वायर के सहायता से। तो इसका आंसर है पाँचवा के क 2n स्क्वायर के द्वारा। अब है 6ठा नंबर प्रश्न कि दे रहा है कि C6 और ऊपर 14 दिया है कि एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या है। तो देखिए ये C मतलब कार्बन है और नीचे की तरफ जो दिया होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे दिया है 6, तो ये जो 6 है आप देख सकते हैं, ये जो 6 दिया है ये 6 होता है परमाणु संख्या, और ऊपर जो 14 लिखा है वह होता है परमाणु भार। याद रखेंगे, ऊपर की तरफ जो अंक दिया है वो होता है परमाणु भार। आप याद ऐसे रख सकते हैं कि भार हमेशा सर पे रखा जाता है, सर पर रखा जाता है। तो ऊपर में देखिए सर जो होता है हम लोग का ऊपर की तरफ होता है, तो भार यानी कि ऊपर में जो भी होगा वो भार होगा, सर पर क्या होता है, भार होता है। तो ऊपर में जो 14 दिया है वो ऊपर है, इसलिए वह क्या होगा, 14 परमाणु भार होगा। तो इस कार्बन के परमाणु भार है 14 और कार्बन के परमाणु संख्या क्या है, 6। एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या है। तो मूलभूत जो कण होता है आपको उस पर ध्यान रखना होगा कि जो एक परमाणु होता है उस परमाणु में 3 मूलभूत कण होता है। एक मूलभूत कण होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एक हो गया इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक है प्रोटॉन, और एक होता है मूलभूत कण जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु में ये 3 मौलिक कण होता है जिसे मूलभूत कण भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निकालते कैसे हैं ये भी आप जैसे जैसे प्रश्न बढ़ेगा वो ज्ञात हो जाएगा। अब कह रहा है कि मूलभूत कणों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कैसे होता है। देखिए यहाँ पर दिया है 6 और ये 6 परमाणु संख्या है, नीचे वाला जो अंक होता है वह परमाणु संख्या कहलाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई परमाणु है, इसका परमाणु के बीच में क्या है, नाभिक है। तो परमाणु के बाहर की तरफ ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा हो गया परमाणु के, और परमाणु के कक्षा में जो बाहरी कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन। और ये जो परमाणु के नाभिक है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परमाणु का नाभिक है, इस परमाणु के नाभिक में एक होता है प्रोटॉन और एक कण होता है जिसे बोला जाता है न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में देखिए 2 कण हैं, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। लेकिन परमाणु के बाहरी कक्षा में आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कण है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जितना प्रोटॉन होता है वही प्रोटॉन की जो संख्या होता है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे अच्छा तरीक़ा से। यहाँ पर परमाणु संख्या यानी अगर किसी भी तत्व के परमाणु संख्या ज्ञात करना होगा तो आपको उसके प्रोटॉन संख्या ज्ञात करना जरूरी होगा। जितना भी प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही समझिए परमाणु की क्या होगा, संख्या होगा। अगर आपको पता चल जाए कि परमाणु किसी भी पदार्थ के परमाणु संख्या, तो समझ सकते हैं कि उस पदार्थ में जो प्रोटॉन है
उसकी संख्या क्या होगी। जैसे अभी कार्बन देखें तो कार्बन के यहाँ पर देखिए 6, यानी कार्बन के आप यहाँ पर देखें 6, यानी कार्बन के परमाणु संख्या कितना है तो 6 है। कार्बन के परमाणु संख्या 6 है। तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन संख्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन में जो प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन की संख्या कितना होगा 6 होगा। कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा 6 होगा। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा 6 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रोटॉन की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा। तो परमाणु में आप देखिए प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना समझ गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकाल लिए। अब एक होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में आगे बताया जाएगा कि परमाणु भार में से जब प्रोटॉन की संख्या घटाते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है। जैसे ऊपर में आप देखे हैं 14, ये 14 देखे हैं। तो ऊपर की तरफ जो होता है वो होता है परमाणु भार। तो इस कार्बन के परमाणु भार कितना हो गया 14 हो गया। और इस परमाणु भार में से अगर हम प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे, अब 14 में से हम जैसे ही 6 घटाए तो मिला 8। 14 में से हम 6 घटाए तो हमको प्राप्त हुआ 8। और ये जो 8 है यह 8 न्यूट्रॉन की संख्या होगा। ये जो 8 है यह 8 क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए आप तीनों मौलिक कण के बारे में जान गए। परमाणु में 3 मौलिक कण होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। परमाणु के जो संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है। यानी जितना भी परमाणु संख्या है उस परमाणु में उतना ही प्रोटॉन होगा। तो इसके प्रोटॉन की संख्या 6 है। और जितना परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होता है। तो प्रोटॉन की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा 6 होगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। अब एक और मौलिक कण बच गया जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु भार में, ये जो देख रहे हैं ऊपर 14 लिखा है, यह है परमाणु भार। इस परमाणु भार में से जब प्रोटॉन की संख्या घटाते हैं तब हमको न्यूट्रॉन निकलता है। तो परमाणु भार 14 है और प्रोटॉन की संख्या 6 है। जब दोनों घटाए तो निकला 8। तो ये जो 8 है वह न्यूट्रॉन की क्या है, संख्या हो गई। अब इससे आप एक और बात ज्ञात कर सकते हैं कि परमाणु भार कैसे निकालते हैं। तो परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ देते हैं तो परमाणु भार निकलता है। देखिए प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया 6 हो गया और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। तो 6 + 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। अब ये 14 क्या हो गया, परमाणु भार हो गया। तब कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के अगर परमाणु द्रव्यमान निकलना होगा तो हम किसको किस जोड़ेंगे, प्रोटॉन को जोड़ेंगे प्लस में न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर क्या निकलेगा, परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। यह बात ध्यान रखेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है, अल्फा कण किसके समान होता है। ये जो अल्फा कण है यह हीलियम नाभिक के समान होता है। हीलियम नाभिक के समान कैसे होता है, हालांकि इसका डिटेल से आप मुख्य वीडियो में आपको ज्ञात होगा, लेकिन इतना समझिए कि जो हीलियम नाभिक होता है, हाइड्रोजन के बाद जो तत्व आता है हीलियम, उस हीलियम में जो हीलियम का जो परमाणु संख्या है वो परमाणु संख्या 2 होता है। हीलियम के परमाणु संख्या 2 होता है और भार इसका क्या होता है 4 होता है। तो ये जो अल्फा कण है, इस अल्फा कण के भी पॉजिटिव 2 चार्ज पॉजिटिव संख्या होता है जी 2 होता है, और इसमें जो द्रव्यमान की बात करें वो 4 होता है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि अल्फा कण हीलियम नाभिक के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट है, 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है। 22वीं कक्षा में जैसे ये परमाणु है, इस परमाणु के इधर कक्षा मिलेगा। तो कह रहा है जैसे कि यह कक्षा हो गया बाहरी कक्षा तो ये भी है और ये भी है, लेकिन सबसे जो दूर है वह कहलाता है बाहरी कक्षा। तो कह रहा है कि इसमें से जो भी
तत्व के नाम दिया है, उस तत्व में से कौन वैसा दो तत्व के युग्म है जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। अब इस प्रश्न का आंसर आप तभी बता सकते हैं जब आपको जितने भी तत्व दिया है उसको संकेत पता हो और उसके परमाणु संख्या बताए। जैसे दिया यहाँ पर Cl, तो Cl के मतलब क्या होता है, Br के मतलब क्या होता है, Ca के मतलब क्या होता है, Cl का मतलब क्या होता है, ये जानना जरूरी है। अगर Cl के मतलब आप समझे कि क्लोरीन होता है, Br से ब्रोमीन होता है, Na से सोडियम होता है, O से ऑक्सीजन होता है, Na से नाइट्रोजन होता है। उसके बाद आपको जानना होगा जैसे N फॉर नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन का जो संकेत होता है वह होता है N, और O का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के जो संकेत होता है वह होता है O। अब आपको पता ये भी करना होगा कि नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है, क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है, ब्रोमीन के परमाणु संख्या कितना होता है। अगर ये आप जान जाएंगे तो आपको ये सब जानने में क्या होगा, सुविधा होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या जानने में आपको सुविधा होगी। हालांकि और भी कुछ बात जानना होता है, लेकिन इतना आपको सबसे बेसिक बात जानना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर दिया है Cl मतलब होता है क्लोरीन, और यह होता है Br मतलब ब्रोमीन। तो हम चारों ऑप्शन को देखते हैं एक बार क्लियर करके कि कौन सा युग्म सही होगा। तो क्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन आता है 17 नंबर पर, और एक आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि कैसे हम लोग परमाणु जो तत्व होता है उस तत्व जो परमाणु है उस परमाणु के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो देखिए क्लोरीन जो है वो क्लोरीन जो तत्व है वो क्लोरीन में परमाणु की संख्या होता है 17। आप यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन जो होता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Cl। तो देखिए Cl मतलब होता है क्लोरीन, और क्लोरीन के जो परमाणु संख्या है वह है 17। अब ये 17 जो तत्व, ये 17 जो परमाणु है, ये मान लेते हैं कि क्लोरीन नाम के परमाणु है। इस क्लोरीन नाम के परमाणु के चारों तरफ क्या होगा, कक्षा होगा। चारों तरफ क्या होगा, कक्षा होगा। तो देखिए ये जो क्लोरीन हो गया, अब इस क्लोरीन के परमाणु के क्या होगा, चारों तरफ क्या होगा, कक्षा होगा। लेकिन ये सभी का, जैसे कि ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया। अब सभी कक्षा में एक समान परमाणु नहीं होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो आगे वाले में इसकी संख्या बढ़ेगा, फिर आगे भी संख्या बढ़ेगा। अभी इतना समझिए कि कोई भी ये परमाणु है तो परमाणु की पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, तीसरा कक्षा होगा, और सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होता है। और उसको सजाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसको समझना भी जरूरी पड़ता है। लेकिन फिलहाल हम सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं शॉर्टकट में, उसे समझिए। क्लोरीन के परमाणु संख्या होगा कितना, 17। तो परमाणु संख्या 17 है इसमें, तो प्रोटॉन की संख्या क्या, क्योंकि परमाणु जो संख्या होता है वही होता है प्रोटॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या इसमें कितना होगा, 17 होगा। और चूँकि प्रोटॉन की संख्या 17 है तो प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना है, 17। यह भी चर्चा की है थोड़ा देर पहले। अब देखिए इलेक्ट्रॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे कैसे। तो परमाणु के जो पहला कक्षा होता है उसमें मैक्सिमम कितना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी आप लोगों को 2n² से हम दिखाए थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 2n² से दिखाए थे कि पहली कक्षा में हम n के मान 1 रखेंगे तो 1 रखने पर 2 निकला था। जब n के मान 2 रखे थे तो इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या 8 निकला था बाहरी कक्षा में। और फिर जब n के मान 3 रखे थे तो इसका निकला था 18। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन में पहला में अगर हम 1 रखें तो 2 निकलेगा। अब देखिए दूसरे कक्षा में, पहली कक्षा में कितना हुआ, 2 हुआ। फिर दूसरी कक्षा में अगर हम 2n² को 2 में अगर 2 रख करके काउंट करेंगे तो निकलता है 8। तो पहली कक्षा में कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में हुआ 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितना, 8 2 10 हो गया। अब बचा कितना, 7। तो अंतिम जो कक्षा है तीसरी कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, बाहरी कक्षा में 7 होगा। फिर देखिए क्लोरीन के परमाणु संख्या होगा 17। तो परमाणु संख्या के मतलब प्रोटॉन की संख्या, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन हो गया 17, तो पहली कक्षा में 2 होगा, दूसरी कक्षा में 8 होगा, और तीसरी कक्षा में क्या है, 7 है। तो क्लोरीन के जो
कक्षा है उस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना है? 7 है। अब है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 35। ध्यान रखेंगे, ब्रोमीन के जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 35। आपको हम दूसरा पेज में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप इस पे समझिए। देखिए, ये जो ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन के परमाणु संख्या हो गया 35। और चूँकि 35 परमाणु संख्या है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा? 35 होगा। प्रोटॉन की संख्या 35 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 35 होगा। अब जिसको दर्शाएंगे तो पहली कक्षा में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में होगा 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे हुआ है? अब 2n, ये 2n स्क्वायर पर आप बैठा सकते हैं। तो पहली कक्षा में 2 हुआ, दूसरे में 8, तीसरे में कितना होगा? 18 होगा। अब इसे काउंट कीजिए, 18 और 2 10, सॉरी 18 और 2 20, अब 20 8 28। अब 28 35 में से अगर आप 28 को निकाल देंगे तो बचेगा लास्ट में 7। तो अंतिम जो कक्षा है वो अंतिम और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 7 हुआ। अब आप देखे थे कि क्लोरीन में भी, अभी आप यहाँ पर देखे थे कि क्लोरीन के भी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 ही है, और ब्रोमीन के भी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 ही है। इस तरह से पहला ही ऑप्शन क्लियर हो गया कि क्लोरीन और ब्रोमीन के जो बाहरी कक्षा है उस इन दोनों तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना जी? 7 होगा। इसलिए इसका आंसर होगा क, क्लोरीन और ब्रोमीन। आप चाहें तो इन सबको भी ट्राई कर सकते हैं, इन सबको हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि टाइम इससे कुछ ज़्यादा ही खर्च होता है। जैसे यहाँ पे एक तत्व दिया है Ca मतलब हो गया कैल्शियम, इसके परमाणु संख्या होता है 20, और Cl मतलब आप देख सकते हैं क्लोरीन। तो आप तो एक अब समझ गए कि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 7 होगा। ये अभी हम आपको करके दिखाए हैं। अब होगा कैल्शियम। तो यहाँ पे देखिए, कैल्शियम के पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा में 8 होगा, 8 2 10, तीसरा में देखिए 8 ही होगा, दूसरा में 2 होगा। ये कैसे हुआ, इसकी चर्चा मुख्य वीडियो में किया जाएगा, क्योंकि किसी भी तत्व के जो बाहरी कक्षा होता है, किसी भी परमाणु के जो बाहरी कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 ही होनी चाहिए, 8 ही होना चाहिए। इसलिए अंतिम कक्षा में देखिए अधिकतम 8 होगा, लेकिन 8 करने के बाद भी क्या हो रहा है? 2 बच जा रहा है। अगर यहाँ पर हम कहेंगे 2 8 और 10 तो 10 नहीं होना चाहिए, 10 नहीं कर सकते हैं कि 8 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए अंतिम कक्षा में। इसलिए हम लोग क्या किए, अंतिम कक्षा में 8 ही रहने दिए, और फिर बाद में एक कक्षा और बढ़ा दे जिसमें 2 रखे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के संख्या कितना है? 2 है। इसका 7 है, इसका 2 है, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। अगला देख सकते हैं Na के मतलब है सोडियम। Na आप यहाँ पर देख सकते हैं, Na यहाँ पर देखिए Na है और क्लोरीन है। तो क्लोरीन को ज्ञात करना आवश्यक नहीं, क्योंकि क्लोरीन के अंतिम कक्षा में परमाणु की संख्या कितना होगा? 7 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 7 होगा। और Na के मतलब सोडियम, और Na के परमाणु संख्या है 11। Na की परमाणु संख्या 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। तो अंतिम कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1 है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और इसका 7 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और अगला है NO। N4, N मतलब नाइट्रोजन होगा और O मतलब ऑक्सीजन। तो N के परमाणु संख्या होता है 7, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7 और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होता है 8। अब पहला में बैठाएंगे 2, अब बच जाएगा अंतिम में 5, 5 2 7 हो गया। तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, और बात करें ऑक्सीजन के तो इसमें 2 हुआ और इसमें 6 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 6 है। तो ये दोनों भी एक समान नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा पहला क्लोरीन और ब्रोमीन। अब बारीकी से एक एक बात को सुनेंगे तब जाकर समझ में आएगा। अगर आप बेसिक पढ़े हैं तो आपको जल्दी से ये बात एक बार में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक परमाणु पर कुल आवेश -1 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हो, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या भी हम बताए हैं कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जब जोड़ते हैं तो द्रव्यमान निकलता है। लेकिन याद रखिएगा इसमें -1 भी है, ये भी ध्यान करना आवश्यक है, क्योंकि जब हम -1 या जब -1 और +1 को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं परमाणु के कहीं ना कहीं प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। तो याद रखिएगा जो भी आवेश है,
ये -1 आवेश है, कहीं पर दे देगा -2, कहीं पर दे देगा +2। तो इसका भी ध्यान रखना आवश्यक, क्योंकि इसके वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तब देख सकते हैं कि दिया कि एक परमाणु पर कुल आवेश क्या है, -1 है, 1 है। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हो, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो देखिए द्रव्यमान संख्या बताया कि द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करना पड़ता है। अब इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि 18 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 18। अभी के लिए समझिए प्रोटॉन कितना 18 है, और 20 न्यूट्रॉन है, तो 20 यहाँ पर हम न्यूट्रॉन कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन पता है कि 18 है तो प्रोटॉन भी 18 होगा। न्यूट्रॉन कितना 20 है तो 20 न्यूट्रॉन हो गया। और जो दोनों को जोड़ेंगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 38। कितना होगा, 38। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर देखिए एक ऋण आवेश है, -1 है, और जैसे ऋण आवेश होगा इसके द्रव्यमान में क्या होगा, 1 की कमी आएगा। तो 38 में से जैसे हम 1 घटाएंगे तो आएगा 37, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 37 होगा। ये 37 क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक ऋण आवेश है, एक लिया गया। आप इतना समझिए कि एक कर्जा लिया था, 38 रुपया इसके पास है, और 38 रुपया तब है जब ये 1 रुपया कर्जा लिया था। तो वास्तव में इसके पास कितना रुपया था, तो इसके पास 37 रुपया था। जो 1 रुपया जिसका बढ़ा था वो किससे कर्ज लिया हुआ था, बस इतना ही समझिए। तो इसका आंसर होगा 37। अब नेक्स्ट है, एक द्विधनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाले हम। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का तरह क्या है कि जो परमाणु भार है उस परमाणु भार में से अगर प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल जाए। तो देखिए परमाणु भार कितना है, 56 है, परमाणु भार 56 है। लेकिन आपको यहाँ पर भी गौर करना पड़ेगा, यह दिया कि एक द्विधनात्मक के मतलब है कि इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज है। और जब हम डबल पॉजिटिव चार्ज है, किसी को हम 2 रुपया दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास 2 रुपया एक्स्ट्रा था, तो ये भी बात जोड़ेंगे कि कितना इसमें आयनों की संख्या। अगर ऋण आयन है तो घटाएंगे, अगर धन आयन होगा तो हम उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए परमाणु भार कितना है, 56 है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2 8 14 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि उसमें कितना परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो देखिए 8 2 10, और 10 और 14 जोड़ेंगे तो देखिए 14 और 10 हो जाएगा 24। तो 24 इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर है प्रोटॉन भी कितना होगा, 24 होगा। प्रोटॉन भी कितना होगा, 24 होगा। और 56 में से हम परमाणु भार इसका हो गया 56, यहाँ पर देख सकते परमाणु भार 56 हो गया, और इसमें से प्रोटॉन की संख्या हम घटाएंगे 24, तो निकलेगा यहाँ पर 2, और 5 में से 3 गया तो 5 में से 2 गया 3, 32 आ रहा है। लेकिन देखिए 32 तो है यहाँ पर, लेकिन 32 में देखिए कि 2 यह लिया है। जैसे यह 2 लिया है तो लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 32 है, तो 32 यहाँ पर लिया है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या होगा कि 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 30 होगा। 32 में से 2 घटाएंगे तो 30 होगा। तो इसका न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा, वास्तव में कितना होगा, वास्तव में इसका न्यूट्रॉनों की संख्या 30 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयन है, इसलिए 2 क्या किए, घटा दिए हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दिया K 19 और 40, और यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव आयन मिलेगा आपको, यहाँ पर -1 यानी नेगेटिव आयन है, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। फिर से देखेंगे K, और K किसका प्रतीक, ये भी जानना जरूरी होगा। फिर आप पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो देखिए K के जो परमाणु संख्या ये 19 है, और ऊपर में कितना जो 40 दिया वो परमाणु भार होता है। तो K नामक जो तत्व है उसके परमाणु संख्या 19 है, ऊपर 40 है, परमाणु भार है, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, देखना पड़ता है कि परमाणु संख्या कितना है। तो परमाणु संख्या 19 है, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 19 होगा। प्रोटॉन की संख्या कितना, 19 है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 19 है। लेकिन
यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कर्ज लिया है, तो यहाँ पर जैसे एक कर्ज लिया है इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बढ़ जाएगा, और जैसे ही एक बढ़ेगा इसका आंसर हो जाएगा 20। देखिए वास्तव में तो 19 ही है, लेकिन एक कर्ज लिया तो कर्ज लेने के बाद कितना हो गया, 20 हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसका आंसर होगा 20। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो परमाणु के नाभिक के नज़दीक आप यहाँ पर देखिए, ये है कोई परमाणु, और परमाणु के बीच में होता है नाभिक। परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, और यहाँ पर परमाणु के क्या होता है, बहुत कक्षा होती है। ये गोल गोल रहता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, टेढ़ा बन रहा है, यह हो गया परमाणु की कक्षा। तो परमाणु के बाहर की तरफ देखिए, यहाँ पर बहुत सारी कक्षा है, लेकिन सभी कक्षाओं के नाम रखा गया है। नाम में क्या, पहला कक्षा के नाम रखा के, दूसरा कक्षा के एल, तीसरा एम, चौथा एन, यानी जो बाहर में कक्षा है उसका नाम दिया है के एल एम एन। तो जाहिर है कि सबसे पहले के आएगा, तो ये नाभिक है, तो नाभिक है सबसे फर्स्ट में, नज़दीक में जो बाहरी कक्षा होगा उसका नाम क्या होगा, के। तो इसका आंसर क्या होगा, परमाणु के नाभिक के नज़दीक में, तो नाभिक के नज़दीक में कौन होगा, सबसे नज़दीक होगा के के बाद क्या होगा एल, फिर एम, फिर एन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे नाभिक से सब क्या होगा, दूर होते जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होती है? देखिए कक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो किस कक्षा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होगा, तो नाभिक के जो नज़दीक में रहेगा, देखिए नाभिक है और नाभिक के नज़दीक में जो कक्षा रहेगा, ये कक्षा सबसे नज़दीक में, तो इसकी संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें उससे भी ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। तो सबसे नज़दीक में कौन है, के है। तो के कक्षा में परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, सबसे कम होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 होता है? अब 2 8 4, अब 2 8 4 इसको तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़े तो 8 2 10, 4 14 हुआ, और जो 14 है ये 14 सिलिकॉन नामक के तत्व के संख्या होता है। तो परमाणु संख्या सिलिकॉन के कितना होता है, 14 होता है। सोडियम के 11 होता है, सोडियम का 11 होता है, और सल्फर के कितना होगा, 16 होगा। ये भी याद रखेंगे, सल्फर के 16, सिलिकॉन के 14 और सोडियम के कितना होगा, 11 होता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन अक्रिय गैस है? तो इनमें से अक्रिय गैस की बात करें तो इसका आंसर होगा जेनॉन। जेनॉन क्या है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब होता है वैसा गैस जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, निष्क्रिय, और किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। और अक्रिय गैस आपको मिलेगा 6 संख्या में, उसका नाम याद रखिएगा। जैसे एक है हीलियम, हीलियम अक्रिय गैस है। एक है नियॉन, ये भी अक्रिय गैस है। एक आता है आर्गन, ये भी अक्रिय गैस है। एक है क्रिप्टॉन, ये भी अक्रिय गैस है। एक होता है जेनॉन, ये भी अक्रिय गैस है। और एक होता है रेडॉन, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस है। आप सबका नाम याद रखेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस है। ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये सब बात ध्यान रखेंगे। और ये ग्रुप नंबर 18 के तत्व है, ग्रुप नंबर 18 के ये सभी तत्व हैं। अब यहाँ पर दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दिया है पहला में परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और, तो परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो वह परमाणु बाहर बन जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु को डैश नहीं होते हैं। तो जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, जबकि न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित डैश की संख्या होती है। तो देखिए परमाणु संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, परमाणु संख्या होगा, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट है, परमाणु का द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में केंद्रित होता है। जो परमाणु है इसके यहाँ पर नाभिक है, इस नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसी दोनों से परमाणु के द्रव्यमान बनता है। तो यहाँ पर होगा परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में क्या होता है, केंद्रित है। नाभिक मतलब न्यूक्लियस में केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को डैश कहते हैं।
देखिए परमाणु के बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये परमाणु हो गया, परमाणु के नाभिक हो गया, और ये मान लेते हैं कोई परमाणु की कक्षा है, या एक और मान लेते हैं परमाणु की भी कक्षा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन याद रखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो ने कि एक ही होगा, और भी हो सकता है। और इससे पहले जो भी इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे बोलते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन। तो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर में है इधर इस कक्षा से इधर जो है उसे बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। छठा नंबर है डैश परमाणु के ऊर्जा कक्षों में अवस्थित होता है। डैश परमाणु के ऊर्जा कक्ष में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के ऊर्जा कक्षों में क्या होता है, अवस्थित होता है। नेक्स्ट है ओ, यहाँ पर 8 लेके आए तो 8 क्या होगा, परमाणु संख्या होगा। 18 जो होगा वो होगा परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान में। ऊपर के अंक 18 डैश संख्या कहलाती है, तो ऊपर में जो 18 है वो परमाणु क्या कहलाएगा, भार कहलाएगी। और नीचे में जो अंक है 8 वो परमाणु क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगी। ये परमाणु क्या होगा, संख्या होगा। यहाँ पर परमाणु होगा परमाणु संख्या, यहाँ पर परमाणु क्या होगा, भार होगा। नेक्स्ट है जब सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तब वो क्या होता है। देखिए त्याग कौन करेगा, त्याग वही करेगा जिसके पास ज़्यादा होगा, जिसके पास कमी होगा वो किसी न किसी से लेगा। तो त्याग करने वाला हमेशा धनात्मक कहलाता है। जो त्याग कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं उसके पास ज़्यादा होगा, तो ये धनात्मक, यहाँ पर लिखिएगा धनात्मक सोडियम बनता है, ठीक है ना। धनात्मक यहाँ पर लिखा है धनात्मक सोडियम आयन बनता है। नेक्स्ट है हैलोजन परमाणुओं में संयोजकता होता है। हैलोजन परमाणुओं में 7 संयोजकता। हैलोजन परमाणु जो होता है वह हैलोजन परमाणु, जैसे मान लेते हैं कि यह हो गया कोई परमाणु, यहाँ परमाणु का नाभिक हो गया, ये बाहरी कक्षा हो गया, बाहरी कक्षा। तो देखा है कि अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या, मान के चलिए अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है, 1 2 3 4 5, एक और बनाते हैं। ये जो 7 आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया जिसकी संख्या हो गया 7। और यहाँ पे एक तत्व के नाम दिया गया हैलोजन तत्व। हैलोजन जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में जब पढ़िएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा हैलोजन तत्व। जब वर्ग 17 पढ़िएगा तो वर्ग 17 के जितने भी तत्व है उस वर्ग 17 के तत्व को बोलते हैं हैलोजन तत्व। और उसमें आता है आपको फ्लोरीन आता है, उसमें आता है क्लोरीन आता है, उसमें ब्रोमीन आता है, उसमें आयोडीन आता है, उसमें एंटीमनी आता है। तो आप इसका नाम आप लोग नोट करते जाएंगे। फिर से बोल रहे, शायद दिखाई नहीं दिया होगा। एक आता है फ्लोरीन आता है, एक क्लोरीन आता है, एक ब्रोमीन आता है, एक आयोडीन आता है और एक एंटीमनी आता है। तो ये सबके नाम आप लोग लिखते जाएंगे वीडियो को पॉज करते हुए। और इन सभी में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी जो कक्षा है उस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 7 ही होता है। हैलोजन तत्व में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वह कितना होगा, 7 होगा। आप याद कर सकते हैं। अब आगे है एम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये बता है जो परमाणु होता है उस परमाणु में जितना भी कक्षा होता है सबके नाम देते हैं। जैसे के से शुरू करते हैं तो पहला होता है के, फिर एल, फिर एम। तो के को क्या करते हैं 2n² जब करते हैं तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे, फिर यहाँ पर हम 2 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखेंगे। तो जैसे 3 रखेंगे 3 के स्क्वायर 3 3 9 होगा और 2 से गुना करेंगे तो 18। तो इसमें कितना होगा 18। आप इस तरह से फिर से समझ लीजिए, हालांकि बता चुके हैं 2 बार। 2n²। तो जो तीसरा नंबर क्या आता है KLM, ये तीसरा नंबर पर आता है। ये जो है तीसरा नंबर पर आएगा। अब तीसरा नंबर पर जब आएगा तो हम इसमें 3 रखेंगे, n के मान 3 रखेंगे। तो जब n के मान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 3 3 9, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 दूना क्या होगा 18। तो आप देख सकते हैं कि जो अंतिम कक्षा में, ये जो अंतिम कक्षा में है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 18 है, इसलिए इसका होगा 18। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस को अक्रिय गैस कहते हैं, या उत्कृष्ट गैस को अक्रिय गैस या नोबल गैस भी कहते हैं। कि बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो जो उत्कृष्ट गैस होता है जिसे हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, उसमें उसका जो बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 8 होता है। अब 8 होता है और किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो देखिए, इसको उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जितना होना चाहिए उतना मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी रहता है तभी जा कर के कोई अभिक्रिया करता है किसी के साथ। लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरा के पूरा समझिए कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरा है, यानी कि 8 पूरा होना चाहिए और 8 है, इसलिए किससे अभिक्रिया नहीं करता है। और कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा कि 2 या 8, तो आप इसका आंसर लगाएंगे 2 या 8। जैसे उत्कृष्ट गैस जो होता है, उस उत्कृष्ट गैस में अभी आपको हम बताए हैं कि जितना भी तत्व देखे, जैसा कि हीलियम यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आपको बताया है हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनन, रोडन, ये सभी अक्रिय गैस है। और इसमें से जो हीलियम तत्व है, उस हीलियम के जो बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। हालांकि एक ही कक्षा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। बाकी सबके जो बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 8। तो इस सब में कितना होता है, 8 होता है। तो अगर ऑप्शन में आपको 8 दे तो 8 मारिएगा, और अगर आपको 2 और 8 दोनों ऑप्शन में दे तो आप दोनों मारिएगा, 2 और 8 दोनों। क्योंकि हीलियम के जो कक्षा होता है, बाहरी कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2 होता है, और बाकी जितना भी तत्व देखे उस सबके 8 होता है। नेक्स्ट है धनायन का आकार हमेशा परमाणु के आकार से। तो धनायन मतलब कि हम देते हैं किसी को, और जब देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास पैसा की क्या होगा, उस समय कमी होगा। इससे क्या होगा, परमाणु के आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा। याद रखिएगा, जब किसी को देंगे तो हमारे पास क्या होगा, परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होगा। ऋणायन का आकार हमेशा परमाणु के आकार से ये उल्टा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, जब किसी को दिया जाता है तो उसका आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा, जब लिया जाएगा तो उसका आकार क्या होगा, बड़ा रहेगा। परमाणु संख्या को जेड द्वारा सूचित करते। देखिए, परमाणु जो संख्या है, परमाणु संख्या को जेड द्वारा सूचित करते हैं, और परमाणु जो भार होता है उसको ए द्वारा क्या करते, सूचित करते हैं। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में। तो परमाणु के नाभिक में धन आवेश होता है, धन आवेश होता है, धन आवेश। क्योंकि परमाणु के जो नाभिक होता है, परमाणु के जो नाभिक होगा, ये परमाणु है, और इस परमाणु के जो नाभिक है उसमें एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और इस प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, यह होगा पॉजिटिव या धनायन। और जो न्यूट्रॉन होता है वह ऋण, इसमें कोई आवेश ही नहीं होता है, इसमें कोई आवेश नहीं, यानी कि शून्य है। तो चूँकि ये प्रोटॉन जो है इसमें धन आवेशित है, पॉजिटिव है, इसलिए इसका नाभिक में भी कैसा आवेश होगा, तो धन आवेश होगा, यानी पॉजिटिव आवेश होगा। अब यहाँ पर दिया है सही गलत के चयन करें कि कौन कौन इसमें जो स्टेटमेंट दिया है वह सही है, कौन कौन गलत है। पहला दिया है डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। देखिए सही होगा। जो एक वैज्ञानिक थे, प्रथम वैज्ञानिक डाल्टन ही था जो बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, और उसका नाम दिया गया था एटम। एटम का मतलब होता है वैसा कण जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाल्टन ही बताया था। लेकिन डाल्टन से पहले हमारे भारत के एक महान ऋषि हुए हैं जिसका नाम है कनाद। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कनाद के बारे में तो आप आंसर कनाद ही देंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर डाल्टन का नाम आता है। तो जो हमारे यहाँ के जो ऋषि थे जिनका नाम है ऋषि कनाद, ये ऋषि कनाद डाल्टन से बहुत पहले ही बोले थे कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, और जो सूक्ष्म कण है वो सूक्ष्म कण को विभाजित नहीं कर सकते हैं, और उसको नाम दिया गया था कनाद के द्वारा परमाणुष। परमाणुष का मतलब होता है पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं कर सकते। तो ये सही होगा। नेक्स्ट है विसर्ग नली प्रयोग से निष्कर्ष निकाला जाता है कि नाभिक में धनावेश होता है। यह गलत होगा, यह गलत है। देखिए विसर्ग नली से क्या होता है, जैसे कि विसर्ग नली है, और विसर्ग नली में जब क्या किया गया, जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिया गया 10,000 और यहाँ पर दाब कम कर दिया गया,
जब इससे हवा निकाल के दाब कम कर दिया गया तो उससे कैथोड किरण, इससे क्या हुआ, कैथोड किरण और एनोड किरण का पता लगाया गया। कैथोड और एनोड किरण का पता लगाया गया, न कि नाभिक का पता। नाभिक का पता तो बहुत बाद में रदरफोर्ड लगाएगा। इसका आंसर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि विसर्ग नली से कैथोड किरण के पता लगाया गया और एनोड किरण के पता लगाया गया। नेक्स्ट है, अल्फा कण प्रोटॉन के समान होता है। ये भी गलत है। अल्फा जो कण होता है वह इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, समान होता है। याद रखेंगे, अल्फा कण इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, समान होगा। अल्फा कण इलेक्ट्रॉन के समान होगा। नेक्स्ट है, एनोड किरण को कैनाल किरण कहा जाता है। तो एनोड किरण को ये सही है, कैनाल किरण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो विसर्ग नली है, इस विसर्ग नली से जब क्या किया गया, बहुत दाब निकाला गया तो देखा गया क्या कि इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव। तो इधर से क्या किया गया, एक रखा गया धातु के यहाँ पर प्लेट रख दिया गया। आपको यहाँ से दिखाते हैं बड़ा रूप में। जैसे ये हो गया एक डिस्चार्ज नली, डिस्चार्ज मतलब कोई चार्ज नहीं है, और इसमें क्या किया गया, एक जोड़ दिया गया तार, और इस तार में बहुत हाई वोल्टेज दिया गया, यानी कि 10 वोल्टेज। और यहाँ पर धातु के प्लेट रखा दिया, यहाँ पर धातु के प्लेट। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखा गया क्या कि यहाँ से जो किरण निकला, यहाँ से जो किरण निकली वह किरण धातु के एक प्लेट में जो छोटे छोटे छेद किया गया वैज्ञानिक द्वारा, यहाँ से जो किरण निकला, तो यहाँ से किरण निकलने के बाद देखा गया कि धातु के जो छोटे छोटे जो धातु की प्लेट है उसमें छोटे छोटे जो छेद है, जो छोटे छोटे होल है, छेद है, उसके द्वारा वह किरण क्या हो गया, पास कर गया। तो चूँकि छोटे छोटे छेद से पास हुआ है इसलिए इसको नाम दिया गया केनाल किरण, क्योंकि केनाल के मतलब होता है छेद या गुफा। तो इसको नाम दिया गया केनाल किरण, क्योंकि धातु के केनाल से क्या हुआ है, पास हुआ है। तो इसका आंसर सही है, ये सही होगा। एनोड किरण को केनाल किरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। यह भी सही है, सबसे भारी कण क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है इसलिए हल्का होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई आवेश होता ही नहीं है, अतः आवेश नहीं होने की वजह से यह प्रोटॉन से क्या होता है, थोड़ा सा भारी होता है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 गुना भारी है। ये सही है। प्रोटॉन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन से लगभग क्या होता है, 1838 गुना भारी होता है। नेक्स्ट है, परमाणु का केंद्र ऋण आवेशित होता है। ये गलत है। परमाणु का जो केंद्र होता है वो धन आवेश होगा, वह धनावेशित होता है। धनावेशित क्यों धनावेशित होता है, क्योंकि परमाणु के जो केंद्र होता है उस केंद्र में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन, और जब ये प्रोटॉन होता है इस प्रोटॉन में धन आवेश चार्ज होता है। तो चूँकि प्रोटॉन धनावेशित कण होता है इसलिए नाभिक भी क्या होगा, धनावेशित होगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने किया। ये सही है। आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, ईंट पर नारद नाचे, नारद नाचे, नारद नाचे। तो देखिए ई से होगा इलेक्ट्रॉन। परमाणु के एक मौलिक कण है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के खोज किया था थॉमसन ने या थॉमसन ने। पूरा नाम है उसका जे थॉमसन या जे थॉमसन भी लिख सकते। थॉमसन लिखिए तब या थॉमसन लिखे तब बात बराबर ही है। तो ई से बना इलेक्ट्रॉन और ट से बनेगा थॉमसन या थॉमसन, थॉमसन। अब देखिए प से हो गया प्रोटॉन, प से प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किया रदरफोर्ड। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की खोज चैडविक ने किया था, ठीक है ना, सॉरी गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। लेकिन जब गोल्डस्टीन ऑप्शन में न दे तब आप उसका आंसर रदरफोर्ड लगाएंगे। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किया था, लेकिन ऑप्शन में अगर नहीं देगा तो आप रदरफोर्ड लगाइएगा, और अगर ऑप्शन में दे तो गोल्डस्टीन लगाइएगा। अब है नारद, ना से हो जाएगा नाभिक, ना से हो जाएगा नाभिक, और रद से हो जाएगा रदरफोर्ड। तो नाभिक के खोज कौन किया, रदरफोर्ड किया। ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स
चैडविक, चैडविक, जेम्स चैडविक। ये चारों नाम को याद रखिएगा आप लोग। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को खोज किया था जे टॉमसन या जे थॉमसन। प से हो जाएगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज में आप और गोल्डस्टीन लगाइएगा, गोल्डस्टीन। और नहीं देगा तो दूसरा ऑप्शन में आप रदरफोर्ड लगाइएगा। ना से होगा नाभिक, और रद से हो जाएगा रदरफोर्ड, तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड किया। ना से हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन, और च से हो जाएगा चैडविक, तो न्यूट्रॉन के खोज कौन किया था? चैडविक किया था। आप एक और ट्रिक से याद सकते हैं, ईंट पर गिरकर नाच, ईंट पर गिरकर नाच, गिरकर नाच। तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ईंट पर गिरकर नाच, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ट से हो जाएगा टॉमसन। पर से हो जाएगा प्रोटॉन, और गिरकर से हो जाएगा गोल्डस्टीन। पर से प्रोटॉन और गिरकर से गोल्डस्टीन। इसमें रदरफोर्ड का नाम नहीं आएगा, इसमें गोल्डस्टीन का नाम आएगा। ना से न्यूट्रॉन, और च से आ जाएगा चैडविक। तो आप दोनों ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। कभी कभी गोल्डस्टीन का जगह रदरफोर्ड पूछ लेता है, इसलिए वहाँ पर रदरफोर्ड लगाइएगा, नहीं तो गोल्डस्टीन वास्तविक आंसर होगा। तो यहाँ पर दिया है कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो न्यूट्रॉन का आविष्कार ना च से हो जाएगा चैडविक। तो न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किया? चैडविक। नेक्स्ट है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या n² द्वारा दी जाती, यह गलत होगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा ज्ञात की जाती। अभी हम लोग इस पर खूब चर्चा की है, तो इसका आंसर n² ना होगा, क्या होगा? 2n²। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ध्यान रखिए, कहा कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यह सही है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसके परमाणु क्या होगा? संख्या होगा, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, यह गलत है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर में क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट है, तत्वों के समस्थानिकों के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। देखिए यहाँ पर दिया समस्थानिक। समस्थानिक मतलब होता है जिसकी संख्या क्या है? समान हो, जिसकी संख्या, जिसके परमाणु के जो क्रमांक है उसकी संख्या क्या हो? समान है। जैसे आप एक तत्व पढ़ते हैं कार्बन, तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन एक जो कार्बन होता है, जैसे एक कार्बन होता है तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 है, लेकिन उसके परमाणु भार होता है 12। और एक यही कार्बन है जिसके परमाणु संख्या तो 6 है, लेकिन परमाणु भार क्या होगा? 14 है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के परमाणु संख्या क्या है? समान है। तो समान संख्या है, यानी कि दोनों के रोल नंबर एक ही, स्थान क्या है? 1 है। तो दोनों के स्थान चूँकि 1 है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं समस्थानिक। अगर परमाणु संख्या 1 होगा तो उसको हम बोलते हैं समस्थानिक। लेकिन देखिए परमाणु जो भार है वो अलग अलग है। अब यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में, तत्वों के जो समस्थानिक होता है उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अभी इसको देखिए, यहाँ पर दिया परमाणु संख्या समान है, तो परमाणु संख्या का मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें प्रोटॉन क्या होगा? इसमें 6 है, और इसमें भी क्या होगा? प्रोटॉन 6 होगा। तो पहले वाला में भी 6 होगा, दूसरे वाला में भी 6 होगा, और दोनों में इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 6 है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन 6, इसमें भी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान को हम परमाणु द्रव्यमान में से हम घटाते हैं परमाणु संख्या के, तो न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। तो 12 में से 6 निकालेंगे तो जो पहला वाला में उसमें न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होगा वो हो जाएगा 6, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगा। लेकिन दूसरा यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 6 होगा, लेकिन इसमें जब हम घटाएंगे तो 14 में से 6 घटाएंगे तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है, न कि समान होता है। तो इसका आंसर ये गलत होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा। नेक्स्ट है, कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग कैंसर के उपचार में करते, यह भी गलत होगा। कार्बन के जो समस्थानिक अभी बताए हैं कि कार्बन के 2 समस्थानिक होता है, एक कार्बन 12 और एक बोलते हैं कार्बन 14। तो जो कार्बन 14 है, इस कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म के उम्र के पता लगाने में करते हैं। जीवाश्म में क्या होता है? तो जमीन के नीचे दबे हुए जो जीव का अंश होता है, जैसे मान लीजिए कि लाखों वर्ष पहले
कोई पेड़ पौधा जमीन के नीचे धंस गया है, या लाखों वर्ष पहले या करोड़ों वर्ष पहले भी कह सकते हैं, करोड़ों वर्ष पहले मान लिया कि कुछ जीव जंतु जमीन के नीचे चला गया। अब वो जीव जंतु कितना पुराना है, उसकी उम्र कितनी है, वो कितना पुराना है, उसका पता हम लोग लगाते हैं कार्बन 14 के द्वारा। तो याद रखिएगा, जीवाश्म के आयु पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन 14 के प्रयोग करते हैं। जबकि यहाँ पर दिया है कैंसर के उपचार के लिए, तो कैंसर के उपचार के लिए हम लोग कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट की जो समस्थानिक है कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 के द्वारा कैंसर के उपचार किया जाता है। कोबाल्ट 60 C60 याद रखिएगा, C60 ये दोनों महत्वपूर्ण है, हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। कार्बन 14 जीवाश्म की आयु को पता लगाते हैं, और जो ये कार्बन जो कोबाल्ट 60 है, ये कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। अगला है समभारिक तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है। समभारिक मतलब क्या होगा, वैसा तत्व जिसके परमाणु भार क्या हो, समान हो। जैसे इसमें देखिए परमाणु भार अलग अलग है, परमाणु संख्या समान है, तो परमाणु संख्या समान है तो ये कहलाएगा समस्थानिक। लेकिन अगर परमाणु भार अगर एक रहेगा तो वो कहलाएगा समभारिक। तो आपको हम 3 तत्व बता रहे हैं। जैसे एक तत्व है आर्गन, और आर्गन के परमाणु संख्या होता है 18, लेकिन परमाणु भार होता है इसका 40। फिर एक तत्व होता है पोटेशियम, और पोटेशियम के परमाणु संख्या होता है 19, और इसका परमाणु भार होता है 20। फिर एक है कैल्शियम, कैल्शियम के परमाणु संख्या होता है 20 और परमाणु भार होता है 40। अब आप देख सकते हैं कि तीनों के परमाणु भार क्या है, एक जैसा, एक समान है। इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। तो चूंकि परमाणु भार एक जैसा है इसलिए इसको हम बोलेंगे समभारिक। समभारिक कि तीनों भार में क्या है, बराबर है, समभारिक। लेकिन आप देख सकते हैं तीनों के परमाणु संख्या अलग अलग, इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है। अब इसमें प्रश्न कह रहा है कि समभारिक तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो प्रोटॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं हम लोग जो परमाणु द्रव्यमान है या परमाणु भार है उसमें से हम क्या करते हैं, प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं। तो देखिए 40 में से जब 18 घटाएंगे और 40 में से जब 19 घटाएंगे और 40 में से जब 20 घटाएंगे तो परिणाम अलग अलग होगा। 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 होगा, इसमें घटाएंगे देखिए 19 है तो 21 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 22। तो आप देख सकते हैं सबका रिजल्ट अलग अलग है, यानी प्रोटॉन की संख्या क्या है, अलग अलग है। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, ये सही होगा, क्योंकि समभारिक में जो प्रोटॉन की संख्या, समभारिक के जो नाभिक है वो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। यह सही है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया है, यहाँ पर इसमें से जो परमाणु भार है उसमें से इसको जब घटाते तो न्यूट्रॉन निकलता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जो परमाणु संख्या है ये परमाणु संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो प्रोटॉन की संख्या इसमें 18 है, इसमें 19 है, इसमें 20 है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या अलग अलग, ये प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में ही होता है। तो प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, इसलिए आपको ज्ञात हो गया है कि समभारिक में भार तो एक होगा लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है परमाणु विद्युततः उदासीन होता है, ये भी सही है, क्योंकि परमाणु में एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो दोनों के पास जो चार्ज है बराबर बराबर होगा, इसलिए परमाणु विद्युत के क्या होगा, उदासीन होता है। नेक्स्ट है जिन आयन पर धन आवेश होता है वो धनायन कहलाता है, ये भी सही है। जिस आयन पर धन आवेश होगा वो धनायन कहलाएगा और जिस पर ऋण आवेश होगा वो ऋणायन कहलाएगा। नेक्स्ट है परमाणु, फिर देखेंगे यहाँ पर परमाणु और उसके आयन के गुण समान होते हैं। देखिए परमाणु और उसके जो आयन का गुण होगा वह समान नहीं होगा, परमाणु और उसके आयन का गुण समान नहीं होगा, क्योंकि जो आयन होता है वह आयन के वजह से, जैसे मान लेकर चलिए कि एक ऋण आयन है या एक धन आयन है, तो ऋण आयन के और धन आयन के आने पर परमाणु के प्रवृत्ति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे किसी भी तत्व पर आयन आएगा तो आयन के आने से उस पदार्थ की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, इसलिए यह कथन क्या होगा, गलत होगा।
आप सब ऊपर के 2 प्रश्न नहीं देख पाए होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर जो भी बात बोला गया उसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे और आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर परमाणु विविधता उदासीन होता है, इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चूँकि संख्या एक है और आवेश अलग अलग है, इसलिए दोनों को क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है जी, जो गुण होता है, बल होता है, प्रभाव होता है, उसको समाप्त कर देता है और वह क्या हो जाता है, विद्युत के उदासीन हो जाता है। तो आज हम लोग क्या किए हैं, जितने भी क्लास 9th के चौथा चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उस सबको देखे हैं। आगे यहाँ पर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इन सबकी भी चर्चा करेंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इन सबका सोल्यूशन आगे के वीडियो में दिया जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग अवश्य देंगे और जितने भी बातें बताई गई है उस सबको आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।